हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये, तो उनकी वीडियो है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की जो भी साइंस के क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। ठीक फ्रेंड, वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक फ्रेंड, वन लाइनर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वन लाइनर के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, और ये वीडियो भी वहीं लगा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, साइंस हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन देख लिए, और वन लाइनर के फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड कराया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई थी? तो 1980 में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो टाइम से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो वो थी छठी पंचवर्षीय योजना। और किसने इसको समाप्त किया था? तो ये किया था कांग्रेस की सरकार ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कांग्रेस सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? तो 1980 से 85। ठीक फ्रेंड्स, छठी पंचवर्षीय योजना के किस पर विशेष बल दिया गया था? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। ठीक है, यानी कि गरीबी कम करने और रोजगार बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मापन व्यक्ति वर्ष, ठीक है, मापन व्यक्ति वर्ष अपनाया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे चलिए, ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित है, तो ये कुछ संस्थाएं हैं। ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राई और ये DWACRA। ठीक है, और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किए थे? ये छठी पंचवर्षीय योजना में लागू हुए थे। ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए, तो ये सारे प्रोग्राम थे, ये छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किए थे। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी को प्रवासित किया गया था? तो ये था छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा कितनी होती है? तो जिनको 2400 कैलोरी से कम मिलता है, ठीक है, तो वो बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी आती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना प्रति व्यक्ति कैलोरी मिलना चाहिए? तो 2400, और शहरी क्षेत्रों में 2100। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कौन सा एक योजना 15 वर्ष के दीर्घ अवधि को ध्यान रखकर बनाई गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना। किस योजना को 15 वर्ष की अवधि के दौरान ध्यान रखकर बनाई गई थी? तो ये रिपीट हो गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, किसी योजना को प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो 86 से 91। ठीक फ्रेंड्स, सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आधुनिकीकरण। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्जित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा ये पूछा जाता है कि डब्ल्यू मूलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो 8वीं। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये पूछा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन से मूलर पर आधारित थी? तो ये थे डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल था तो ये 92 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? ठीक फ्रेंड्स, तो ये 1990 में लागू होनी थी। आगे चलते हैं, देश में योजना विहीन नववर्ष। ठीक है, देश में योजना विहीन वर्ष कौन से थे? तो ये है 91 से 90 से 91 और 92। ठीक है, यानी कि जो ये 2 साल है ना, 90 से 91 और 92। ठीक है, ये 2 साल मतलब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई होगी। ठीक है, इसलिए इसको योजना विहीन कहा गया है। आगे देखिए, किस योजना के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मूलभूत उद्देश्य माना गया? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 97 से 2000 के बीच। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी में भारत में आर्थिक महाशक्ति बनना था। ठीक फ्रेंड्स,
आगे चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 7 से 2017। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब मिली थी? तो ये दी गई थी ये 26 दिसंबर 2012 को। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ एक सेकंड, यहाँ आप थोड़ा ठीक कर लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ये 2007 से 2012 है। ठीक फ्रेंड्स, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2007 से 2012 के बीच। ठीक फ्रेंड्स, फिर 2012 से 2017 के बीच चली थी कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक फ्रेंड्स, ये 2007 से 2012 के बीच, क्योंकि हर 5 वर्ष की योजना थी तो 2007 में 5 जोड़ेंगे तो 12। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई थी 26 दिसंबर 2012 को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। आधुनिक भारत के बजट की परंपरा, ठीक फ्रेंड्स, की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक फ्रेंड्स, जेम्स विल्सन को। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो शुरुआत किसने की थी? तो ये जेम्स विल्सन ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना, भारत में बजट की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। आगे देखिए। 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट को रेलवे बजट से अलग कर दिया है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये थी एक्वर्ट समिति। ठीक फ्रेंड, पहले रेलवे का बजट और फिर ये सामान्य बजट अलग अलग एक साथ आता था और फिर इसको अलग कर दिया था किसने? एक्वर्ट समिति ने। आगे चलिए। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था डॉक्टर R.K. षणमुखम शेट्टी ने। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो ये किया था अविभाजित, मतलब स्वतंत्रता से पहले बजट भी इन्होंने पेश किया था। यहाँ देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट तो ये 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था और स्वतंत्र भारत का पहला बजट भी शेट्टी ने पेश किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया गया था तो 1948-49 में। आगे देखिए। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने पेश किया था? तो ये भी शेट्टी साहब ने किया था। आगे देखिए। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1950-51 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। देश के किन प्रधानमंत्रियों ने स्वयं बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? ठीक फ्रेंड्स, मतलब उन प्रधानमंत्रियों का नाम बता दो कि जिन्होंने अपने हाथ से अपने, मतलब प्रधानमंत्री भी थे और बजट भी पेश किया था। तो ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। आगे चलिए। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली थी? तो ये राजीव गांधी ने। देश में आज तक वित्तीय मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। आगे देखिए। ब्रिटिश पूर्व भारत किस शासक घाटे को बजट घाटा अपनाया था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये था MBT। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों से पहले, ठीक फ्रेंड, अंग्रेजों से पहले भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? तो MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। कार्य या परिणाम या फिर लक्ष्यों को प्राप्ति के आधार पर सर्जित किया गया बजट कहलाता, तो ये निष्पादन बजट कहलाता। पूंजीगत प्रजापतियों, पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में शामिल किया जाता? तो पूंजीगत बजट में। आगे चलते हैं। किस बजट के अंतर्गत किसी विभाग अथवा संगठन द्वारा संचालित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो शून्य बजट आधारित पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। बजट का व्यय रूप कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या फिर बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान होता है, तो उसको कहते हैं जेंडर बजट। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। जिस कर की अदायगी, ठीक फ्रेंड्स, जिस कर की अदायगी उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आयकर, निगम कर, धन कर, ठीक फ्रेंड्स, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर व ब्याज कर किस तरह के कर है? तो ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि आयकर कैसा कर है, तो ये है प्रत्यक्ष कर। ठीक फ्रेंड्स, धन कर, संपदा कर,
उपहार कर ये सब प्रत्यक्ष कर हैं, लेकिन सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर और बिक्री कर ये हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक फ्रेंड्स, कई बार यहाँ से फैक्ट के रूप में सीधा पूछ लेता है। आगे देखिए, किसी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष के उत्पादकों सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को योग कहते हैं, तो इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक फ्रेंड्स, क्या पूछा जा रहा है, कोई देश है तो उस देश के अंदर घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, ठीक फ्रेंड्स, सामान्य निवासी और गैर निवासियों द्वारा जो भी वस्तुएं मतलब उत्पादित की जाती हैं, ठीक फ्रेंड्स, बाजार मूल्यों के योग कहलाते हैं, तो उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे, तो ये थे के सेन तथा सिंगर हंस। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में किया गया था। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल हैं, तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा, सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है, यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है ये। आर्थिक समृद्धि दर क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर। ठीक है, आर्थिक विकास दर क्या कहलाती है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पादन की परिवर्तन दर। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन्य उद्योग, लट्ठे बनाना, मछली पालन, ठीक है, खनन, उत्खनन, भारतीय, ठीक है, ये शामिल हैं। आगे देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये यहाँ प्रिंट होना था, ये इधर आ गया है। यहाँ देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में, ठीक है, पहला क्षेत्र हमने देख लिया जो कृषि वगैरह है, कृषि, पशुपालन वगैरह, मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ तृतीय क्षेत्र की बात हो रही, तो तृतीय क्षेत्र में है ये ट्रांसपोर्ट, ठीक है, व्यापार, होटल, जलयान, बैंक, बीमा, संपदा, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंडर आते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, 1950-51 और 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर क्या रही, 4% रही, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, 1991-92 और 2011-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9%। आगे देखिए, भारतीय आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस मॉडल पर आधारित है, सोवियत संघ। ठीक है, आगे देखिए, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश से लिया गया था, तो ये सोवियत संघ। ठीक है, आगे देखिए, सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो ये 1928 में। ठीक है, आगे देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, सर विश्वेश्वरैया को। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी, सर विश्वेश्वरैया ने। आगे देखिए, आर्थिक नियोजन से संबंधित मुंबई योजना कब सामने आई, तो जनवरी 1944 में। मुंबई योजना कितने वर्ष की थी, तो 15 वर्ष की। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर जन योजना का सृजन किसने किया था, तो ये किया था एम.एन. रॉय ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया, 1944 में। महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधी योजना कब प्रस्तुत की गई, अप्रैल 1944। गांधी योजना का सृजन किया था ये क्या था, मित्र, क्या लिखा है ये, ठीक है, ये क्या था, मित्र नारायण ने। आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948 की। ठीक है, आगे देखिए, औद्योगिक अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं समन्वय करना था, तो 1951 में। अहिंसात्मक ढंग से शोषणविहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सूर्योदय योजना का प्रारंभ की गई 30 जनवरी 1948। सूर्योदय, क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रेंड्स, यहाँ पर है जो सर्वोदय योजना कब स्टार्ट हुई थी। फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझिए, यहाँ पूछा जा रहा है सर्वोदय योजना कब स्टार्ट हुई थी, 30 जनवरी 1948। सर्वोदय योजना का विकास क्या था, सर्वोदय योजना विकास किसने किया था, तो ये किया था जय प्रकाश नारायण ने। कोलंबो योजना, ठीक है, ये श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, याद रखना। ठीक है, बट अब ये इसकी राजधानी श्रीलंका की बदल गई है, अब हो गई है श्री जयवर्धन कोटे। ठीक है, याद रखना,
कोलंबो योजना की अवधि थी तो 51 से 57। योजना आयोग किस तरह की संस्था है, तो ये अर्ध संवैधानिक संस्था है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल आधारित था डोमर मॉडल पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था 56 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी निलोविस मॉडल पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इनका सन और कौन सा मॉडल अपनाया था इन्होंने। ठीक है, पहला था डोमर मॉडल, दूसरा था निलोविस मॉडल। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात के संयंत्रों की स्थापना हुई थी, तो ये राउरकेला। ठीक है, केला खाना तो जर्मनी जाना पड़ेगा, जर्मनी की सहायता से हुआ था। और रूस भारत की हमेशा भलाई करता है, यानी कि ये भिलाई हुई थी रूस की सहायता से। और ये दुर्गापुर में अंग्रेज यानी कि पश्चिम बंगाल में अंग्रेज बसे थे तो अंग्रेजों ने लगाया था। ठीक है, तीनों याद हो गए होंगे। ये राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, जर्मनी की सहायता से बना था। और ये भिलाई, ठीक है, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और ये दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किसने बनाया था ये सब मैं बता दिया हूँ। एंट्रिकल कोच फैक्ट्री तथा चित्ररंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो 61 से 66 तक। आगे देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्फूर्त बनाना। ठीक है, आगे देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य, यहाँ से देखिए, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या कहते हैं, योजना अवकाश काल कौन सी योजना के बाद शुरू हुआ था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना देख लो कब से स्टार्ट हुई थी, तो ये 1961 से हुई थी। और 1962 में चमगादड़ चीन ने हमला कर दिया था हमारे देश के ऊपर। उसके बाद ये योजना मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। और उसके बाद 3 सालों तक मतलब कोई योजना नहीं आई, मतलब 3 साल छुट्टियां पड़ी रहीं। ठीक है, योजना काल अवकाश काल कहा जाता है इसको। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। आगे चलते हैं, ये देखिए, वार्षिक योजना किन वर्षों लागू की गई, किन वर्षों में लागू की गई, तो 66 से 69। ठीक है, आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आरंभ हुई, तो ये बताइए, किसी भी योजना के दौरान नहीं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था, अवकाश चल रहा था, यानी कि छुट्टियां चल रही थी। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आरंभ हुई तो 1966 में, और इस टाइम क्या चल रहा था, छुट्टियां चल रही थी। आगे चलते, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये था ओपन कॉन्स्टेंटी मॉडल। ठीक है, ओपन कॉन्स्टेंटी मॉडल पर आधारित थी। आगे चलिए, ओपन कंसिस्टेंसी। ठीक है, मॉडल तैयार किसने किया था, तो अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे ने। ठीक है, आगे देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, ये इसका लक्ष्य था। आगे देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये पूछ ले राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में। ठीक है, ये जो अभी मैंने रेलवे की जो वीडियो अपलोड की है उसमें भी ये क्वेश्चन बताया। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 74 से 79। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, 1978 में। ठीक है, 1 साल पहले ही। और कई बार ये पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी योजना थी जो टाइम से पहले ही समाप्त कर दी गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये देखिए, शायद ये क्वेश्चन है कि सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया था, तो ये थी जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी योजना थी जो टाइम से पहले ही समाप्त हो गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया था, तो ये था अनवरत योजना। आगे चलते हैं, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय ADT लकड़वाला को जाता है। आगे चलिए, किस सरकार ने देश में विकेंद्रीकरण नियोजन की अवधारणा लागू की थी, जनता पार्टी सरकार ने। आगे चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 78 से 83। किसान क्रेडिट कार्ड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 1998-99 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए,
फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? तो ये जयपुर में है। केंद्र सरकार को बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या थी? तो केंद्र आयोजन। आगे देखिए, भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा। ये देखिए आगे, संशोधित मूल्य वृद्धि कर, यानी कि इसको कहते हैं मोड बैट, किससे संबंधित है? उत्पादन कर से। संपदा कर भारत में लागू कब हुआ था? तो ये ब्याज भुगतान पर। ठीक है, आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो चौथा पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना वाली सर्वोच्च संस्था का था? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का था। रोलिंग प्लान। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय नियोजन रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लाई गई थी? जनता सरकार द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक विकास। ठीक है, समाविष्ट आर्थिक विकास। ईसीजीसी का संबंध किससे है? निर्यात, वित्त और बीमा से। आगे चलते हैं, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर होती है? तो पेट्रोलियम खरीदने में हमारे देश में बहुत सारा पैसा जाता है बाहर। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि भारत ऐसी कौन सी चीज़ खरीदता है बाहर से जो जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है? तो पेट्रोल से। ठीक है, आगे चलते हैं, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में। आगे देखिए, भुगतान संतुलन किस में निहित होता है? तो सदृश अदृश्य व्यापारण। ठीक है, सदृश अदृश्य व्यापारण। आगे देखिए, विदेशी विनियमन प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था 2003 में। ठीक है, आगे देखिए, किस वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वित्त आयोग का गठन 280 में दिया गया है। वित्त आयोग का अध्यक्ष वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये थे, यहाँ पूछने की कोशिश कर रहा है कि भारत का पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे विजय केलकर। ठीक फ्रेंड्स, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये वेणुगोपाल रेड्डी। भारतीय रुपया की पहचान चिन्ह का डिजाइन ये दिया था डॉक्टर डी उदय कुमार ने। ठीक फ्रेंड्स, सबला योजना का दूसरा नाम क्या था? राजीव गांधी किशोरी आधिकारिकता योजना। काम के बदले अनाज, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1977-78 में। अंत्योदय योजना की शुरुआत 1977-78 में हुई थी। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तीसरी याद रखना। ठीक है, तीसरी और पाँचवीं, क्योंकि तीसरी मैंने बताया ना कि ये 1961 में शुरू हुई थी और 62 में आक्रमण कर दिया था चाइना वालों ने। आगे देखिए, बीमा नियोजन। ठीक है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गरम मुद्रा। MCX और XX क्या है? तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन क्या असर पड़ता है? तो वृद्धि होती है। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या असर पड़ता है? तो वृद्धि होती है। आगे चलते हैं, 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। ठीक है, आगे चलते हैं, भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों को रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो ये चलाया गया था RILGP। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट आया था? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? ठीक है, यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पूछ रहा है दूसरी। ठीक है, दूसरी क्या कहते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? तो महानलोविस ने। ठीक है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है यहाँ पर। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स,
कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? तो 1980 का दशक। फ्रेंड्स आगे देखिए, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? 2005 में। सामूहिक स्तर आर्थिक समस्याओं जैसी आर्थिक व्यवस्था के कुल उपयोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था समष्टि अर्थशास्त्र को। ठीक है, आय और रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स मैंने कभी पढ़ी नहीं है फ्रेंड्स, ना पढ़ाई है, बट इसके लिए आप लोगों के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है पढ़ के। ठीक है, 2-3 बार मैंने पढ़ा है तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस बुक की जो सी ये बुक है, इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही टफ है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए आप देख ही रहे होंगे कैसे कैसे वर्ड आते हैं इकोनॉमिक्स में। आगे देखिए, केवल एक तिहाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाएं जैसे एक व्यक्ति गृहस्थ की नामक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे छोटे समूह जैसे बाजारों में नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। फ्रेंड्स आगे देखिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक प्रतिपादन किसने किया था? जॉन टिम्बर्जन ने। ठीक है, जॉन टिम्बर्जन ने, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है मॉरिस डी मैटिस को। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को प्रतिपादित किया था महबूब उल हक ने, और ये पाकिस्तानी थे। ठीक फ्रेंड्स याद रखना। आगे देखिए, केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। ठीक फ्रेंड्स, मान लो ये पंजाब राज्य है और ये उत्तर प्रदेश है। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ पर केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये मतलब इन दोनों में विवाद हो जाए केंद्र सरकार के बीच में और केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच में पैसों को लेकर विवाद हो जाए, तो इनका निपटारा कौन कराएगा? वित्त आयोग। ठीक फ्रेंड्स आगे चलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। उत्पादन का सबसे अधिक कारक कौन सा है? तो पूंजी। किसी उद्यमी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो जोखिम उठाना। ठीक फ्रेंड्स, रिस्क उठाते हैं बिजनेसमैन। ठीक फ्रेंड्स, वही बात हो रही है। आगे चलते, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसको है? तो ये है आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? तो यह है सरकारी बांडों। ठीक है, सरकारी बांडों का समझ गए होगे। भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसमें खुली कार्यवाही का कर और विक्रय में क्या है? तो यह है सरकारी बॉन्डों का। आगे देखिए, सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर कम होना। ठीक है, आगे देखिए, सरकार अर्थोपाय ऋण कहाँ से लेती है? तो रिजर्व बैंक से। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से। ठीक है, आगे देखिए, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये कहा था क्रोमर ने। ठीक है, जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति है तो उसको कहते हैं गर्म मुद्रा। यदि क्या बोल रहा हूँ मैं, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जीडीपी से। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा कर। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेवाओं से ज़्यादा भारत सरकार को आय प्राप्त होती है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय स्मारकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, आगे देखिए, वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं है? तो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये पहले का क्वेश्चन है, बट अब सबको कंट्रोल करता है, जम्मू कश्मीर को भी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखिए, भारत में सबसे पुराना स्टॉक है तो ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा में क्या बोल रहा हूँ मैं, आगे देखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमतों का स्तर के बीच का संबंध प्रतिलोम कहलाता है। फ्रेंड्स
आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। स्टैगफ्लेशन क्या होती है? तो ये गतिरोध मुद्रास्फीति होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। आईएम के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना पड़ता है? तो पाउंड, पाउंड और स्टर्लिंग के रूप में। फ्रेंड्स याद रखना। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1992 में हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1951 में दिल्ली से। योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? तो ये बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भारत में वित्त वर्ष कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, आगे देखिए। भारत का केंद्रीय बैंक है तो रिजर्व बैंक। 1 रुपये के नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय। पहला पूर्ण भारतीय बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। और ये पूछ ले किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने। आगे चलिए। भारत में इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में। सार्वजनिक बैंकों का सबसे बड़ा बैंक है तो एसबीआई। भारत का पहला मोबाइल बैंक स्थापित हुआ था खरगोन मध्य प्रदेश में। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन था? प्रथम बैंक। फ्रेंड्स, देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन था? तो ये प्रथम बैंक था। आगे देखिए। नाबार्ड का पूरा नाम है तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। आगे चलते हैं। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? तो भूमि विकास बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में। सरकारी साख संगठन का शुभारंभ हुआ था 1904 में। ठीक फ्रेंड्स, भारत में आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो एक्सिम बैंक। फ्रेंड्स, भारत का आयात निर्यात बैंक है एक्सिम बैंक। भारत में रुपए का मूल्यन प्रथम बार हुआ था 1949 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो ये था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तित कब बनाया गया था? तो 1993-94 में के केंद्र बजट में। फ्रेंड्स, आगे देखिए। फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। फ्रेंड, किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? तो उसे उपयोग बिंदु कहते हैं। आगे चलिए। भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो आरबीआई। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? तो ये वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय। फ्रेंड्स, आगे देखिए। मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कहलाता है क्रय विक्रय। वह कौन सी क्रिया उत्पादन एवं उपभोक्ता के बीच खड़ी होती है? तो विनिमय। तो आगे देखिए। वस्तु वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मांग इक्वल टू पूर्ति। फ्रेंड्स, क्योंकि जितनी मांग होगी फ्रेंड्स उतना ही प्रोडक्शन वगैरह होगा। आगे चलते हैं। भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामियों को दिया जाने वाला पुरस्कार कहलाता है तो लगान। कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? तो भूमि। ब्याज अपने व्यवसाय में जो जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को कहते हैं साहसी। ब्याज जिस साधन के बदले दिया जाता है उसको पूंजी के बदले। फ्रेंड्स, ब्याज पूंजी पर ही तो लगता है। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? तो आयकर। फ्रेंड्स, कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? तो व्यापार कर। निगम कर ये गृह कर है। फ्रेंड्स, निगम कर कौन लगाती है? तो ये गृह कर है। फ्रेंड्स, अगर कई बार ये पूछ ले निगम कर किसके अंडर है? तो ये निगम कर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत है कृषि। हथकरघा उद्योग उदाहरण है तो कुटीर उद्योग का। आगे चलते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? तो संसाधनों का उचित उपयोग करना। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? तो इसको बोलते हैं रुपया। आगे चलते हैं। सरकार द्वारा अपनी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलन क्या कहलाता है? मुद्रीकरण। फ्रेंड्स, ये किया था ना मोदी जी ने, पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा चला दी थी तो उसको कहते हैं मुद्रीकरण, मोनेटाइजेशन। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक। किसी
सुपर इको मार्ग चिन्हित करता है पर्यावरण के अनुकूल होने का। ये यूपीपीसीएस में कल परसों पूछा था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में हुई थी। आगे चलते हैं, आर्थिक नियोजन का किसका विषय है, तो ये समवर्ती सूची का। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है, बजट प्रत्यक्ष के कराधान में वृद्धि, आय व्यय, सरकारी व्यय में कटौती करके, ठीक है। आगे चलते हैं, शेयर, ठीक है, शेयर बाजार का प्रभावी नियंत्रण कौन करता है, तो सेबी का मुख्यालय पूछ ले कहाँ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्थाई नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो एस विश्वेश्वरैया ने। केंद्र सरकार के सबसे निबल राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये होता है सीमा शुल्क से, ठीक है, जो टैक्स वगैरह आता है सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने। केंद्रीय ईको मार्ग प्रयोगशाला है, तो ये नागपुर में। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक सरकारी बैंक की शाखाएं हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा बैंक हैं, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना की विधि का विकास किसने किया था, तो ये किया था रिचर्ड स्टोन ने, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य की बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे कहते हैं मुद्रावन, ठीक है, उसे कहते हैं मुद्रा भ्रम, ठीक है। आगे चलते हैं, साख, ठीक है, साख मुद्रा को अन्य नाम से जानते हैं। ऐच्छिक मुद्रा किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान कहलाता है, तो ये व्यापार कोष। सुपर 301 क्या है, तो ये अमेरिकी व्यापार की एक कानून की धारा है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1952 में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है, तो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति से, ठीक है। आगे देखिए, भारत का केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा, ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ थे ना, बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1963 में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र। मंदड़िया और तेजड़िया ये शेयर बाजार से संबंधित है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, याद रखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा है, तो विकासशील देश है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र में हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है, तो तृतीय क्षेत्र में। आगे देखिए, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किस आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है, तो ये है तीसरा, ठीक है। यहाँ पूछा क्रय क्षमता के अकॉर्डिंग, यानी कि पीपी, यानी कि पब्लिक पावर एंड प्रायोरिटी के। आगे देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, 52%। आगे देखिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो ये बता दिया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना यहाँ पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये हैदराबाद में। आगे चलते हैं, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है। आगे देखिए, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे लोगों का आकलन करता है, तो ये हो जाएगा, अभी बताया ना, NSSO के आंकड़ों के आधार पर, ठीक है। आगे देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना, ठीक है। कुटीर ज्योति योजना क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत, यानी कि निःशुल्क बिजली प्रोवाइड कराना। आगे चलते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशन करता है विश्व बैंक
बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है, आयात निर्यात बंद। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता देखी जाती है। तो कृषि में भारत में निरंतरता के स्तर का आकलन किसने किया था? तो ये फ्रेंड ये पूछा जा रहा है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे तैयार किया जाता? तो ये किया जाता है परिवार के उपयोग के व्यय के आधार पर। ठीक है, आगे देखिए, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, विकसित किया जाता है, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आगे चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है मनमोहन सिंह को। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? तो ये किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, भारतीयों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। फ्रेंड्स, ये लगाया था इन्होंने, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का आधार माना जाता है? तो कृषि श्रमिक का उपयोग मूल्य सूचकांक। आगे देखिए, सर्वोदय योजना के संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण। वैट किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर। भारत में वैट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। करेंसी नोट प्रेस होते हैं तो नासिक में। नरसिंहम समिति किससे संबंधित है? ये बैंकिंग सुधार से। फ्रेंड्स, आगे चलिए, बुल एंड बियर ये शेयर बाजार से है। मुद्रा की मात्रा में कमी कहलाती है तो ये मुद्रा संकुचन कहलाती है। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक प्रमाणित या गुणवत्ता उपकरणों के माध्य से लागू करता है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति। आगे देखिए, जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा हो तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं घाटे की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे देखिए, जब किसी आवश्यकता को कीमत समान स्थान में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कहते हैं मांग। ठीक है, जब किसी आवश्यकता की कीमती समय स्थान को प्रस्तुत किया जाता है उसको मांग कहते हैं। आगे देखिए, जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में प्राप्त कमी ना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। आगे देखिए, आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? तो उत्पादन। ठीक है, आर्थिक वृद्धि का आधार उत्पादन है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। फ्रेंड्स, अगर कंटेंट अगर अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ये UPPCS, रेलवे, NTPC और ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपने देखा होगा हद मार के 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी योजनाएं वगैरह मैंने बताई हैं और उनका मॉडल वगैरह याद रखना और उनका टाइम पीरियड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।